स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। हिंदी में ज्योग्राफी चल रही है और ये क्लास 11th की ज्योग्राफी है। लास्ट चैप्टर चल रहा है। लेसन का नाम है प्राकृतिक आपदा तथा संकट। इसी क्रम में ये आज 7 चैप्टर का चौथा पार्ट होगा और आज ये लास्ट पार्ट होगा। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था भूकंप के बारे में, जो प्राकृतिक आपदा है। सुनामी के बारे में पढ़ा हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ लिया है। बाढ़ के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम जो बाकी के जो प्राकृतिक आपदा है, जिसमें सूखा है और भी जो है इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, उसका लाइन बाय लाइन विधिवत जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैप्टर में अंत तक जरूर बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं सूखा। कह रहा है सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा हो। मतलब जब वर्षा नहीं होती है या लंबे समय के बाद बहुत ही कम वर्षा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? अत्यधिक वाष्पीकरण होगा। मतलब जब वर्षा नहीं होगा तो टेम्परेचर तो बना रहेगा, तो अत्यधिक वाष्पीकरण होगा और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर क्या हो जाएगा? जल की कमी हो जाएगी। और जब जल की कमी हो जाएगी तो उसी को हम क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। क्लियर हो गया? कह रहा है सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व, जैसे क्या है? वृष्टि है, वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडारण व भरण, कृषि पद्धतियाँ, विशेषतः उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और पारिस्थितिकी शामिल है। सूखे के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के सूखे होते हैं। तो मौसम विज्ञान संबंधी जो सूखा है उसमें कह रहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। मतलब सूखा एक क्या है? एक लंबे समय तक जो वर्षा कम मात्रा में हो, मतलब अपर्याप्त वर्षा हो, जिसमें समय का और स्थान का क्या होता है? असंतुलन होता है। मतलब किसी समय में किसी स्थान पे बारिश न होना भी क्या है? सूखा है। तो वह क्या है? इसका असंतुलित वितरण देखने को मिलता है। अब सूखा में कृषि सूखा जो है, कह रहा है इसे आर्द्र भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण क्या होती हैं? फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी क्षेत्रफल के 30% भाग पर जो है अगर कृषि की जाती है, सिंचाई होती है, तो उसे हम सूखा प्रभावित नहीं मान सकते। अब जल विज्ञान क्या कह रहा है इस संबंध में? तो यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी क्या हो? नीचे जाए। जैसे जो तालाब हैं, जलाशय हैं, झील हैं, उनमें बारिश के बावजूद भी उनका स्तर होता है वह नीचे रहे, तो हम क्या कहेंगे? उसको सूखा कहेंगे। पारिस्थितिकी सूखा देख लीजिए। कह रहा है जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में क्या हो? कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यहाँ क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो जाए? कमी आ जाए। यानी जो पारिस्थितिकी एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है उसमें क्या हो जाए? कमी आ जाए। तो इस तरह के जो सूखे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। ये सामने सूखे से संबंधित एक दृश्य देख सकते हैं। अब भारत में जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो क्या होता है? सूखाग्रस्त हो जाता है। कह रहा है भारतीय कृषि काफ़ी हद तक किस पर निर्भर है? तो मानसून पर निर्भर है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। मतलब भारत के जलवायु में जो सूखा है और बाढ़ है, इसका बहुत ही महत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है यहाँ पे क्या? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 19%, 19% क्या होता है? भाग जो है, और 12% जनसंख्या क्या है?
हर वर्ष सूखे से क्या होती है, प्रभावित होती है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो जाता है, जिससे 5 करोड़ लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यह प्रायः देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ का कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहां ये बार बार पड़ते हैं और जहां उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर अब देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में बाढ़ है। मतलब सूखे के भी प्रकार हैं, कहीं ज़्यादा बारिश जो होती है उससे कम बारिश हो, जहाँ कम की अपेक्षा भी कम बारिश हो, उसके आधार पर क्या है, भारत को सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। जिसमें क्या है, एक है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जो है सूखा हो, बारिश हो ही ना या बहुत नाम मात्र का हो, तो क्या हो गया, अत्यधिक। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ज़्यादातर राजस्थान जो है इसमें उसका भाग आता है। विशेषकर क्या है, तो अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र जो है अत्यधिक यह जो है सूखा प्रभावित है। अब इससे राजस्थान के जो जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले हैं शामिल हैं। यहाँ 90 मिलीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में आ गया आपके राजस्थान और गुजरात के जो कुछ क्षेत्र। दूसरा है फ्रेंड्स, अत्यधिक के बाद अधिक सूखा प्रभावित वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो इसमें राजस्थान का जो पूर्वी भाग है और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग, उड़ीसा का आंतरिक भाग इसमें शामिल है। इसके अलावा मध्यम सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है इसमें क्या है, तो इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। तो आपने भी देखा कि ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं जो सूखे से प्रभावित हो कौन से हैं, राजस्थान के हैं और गुजरात के हैं और महाराष्ट्र के, इसमें ज़्यादातर जो है क्षेत्र आ रहे हैं। बाकी तो झारखंड का भी कुछ भाग है, तमिलनाडु का भी भाग है, उत्तर प्रदेश का भी दक्षिणी हिस्सा आ जाता है। तो ये हमने देखा कि भारत में जो सूखे प्रभावित क्षेत्र अत्यधिक, अधिक और मध्यम में जो वर्गीकरण करके देखा गया उसका था। अब सूखे के क्या परिणाम निकलते हैं, सभी को पता है कि भाई सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, अपार जो है धन की हानि होती है। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, अकाल कहते हैं। चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। तृण मतलब होता है खरपतवार, मतलब जब चारा भी कम पड़ेगा तो इससे प्रभाव कहाँ पड़ेगा, पशुओं को पड़ेगा। जल आपूर्ति की कमी हो जाती है। ये तीनों परिस्थितियाँ मिल जाएं तो क्या होगा, त्रिअकाली होता है। मतलब कहाँ, मतलब खरपतवार जो है, तृण जो है क्या हो जाए, कम हो जाए, नष्ट हो जाए, और फसलें बर्बाद हो जाएं, और जल, पीने वाले जल की कमी कम हो जाए, तो इनको क्या कहते हैं हम, इन्हीं को त्रिअकाल कहते हैं। मतलब तीनों तरफ से अकाल पड़ जाए, जो सबसे अधिक विध्वंसक होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की क्या होती है, मौत हो जाती है। मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य हो जाते हैं और इससे क्या होता है, नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है आर्त्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस की बीमारियां हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बन रहा है कि जो ये बीमारियां हैं इन किस रोग के वजह से है या किसकी कमी से होती हैं। तो आपके पास एक आंसर है कि पेयजल जो होता है अगर वह सही नहीं है, दूषित है, तो दूषित जल के पीने से किस किस बीमारियों का जो है जन्म होता है, तो उसमें है आर्त्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस इसके अंतर्गत आता है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण में सूखे का प्रभाव तत्कालिक और दीर्घकालीन होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयों, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है।
सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे क्या है, तो भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना चाहिए, जल आदि के क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी क्या है पहुंचाया जाए, नदियों को जोड़ा जाए, बांध व जलाशयों का निर्माण किया जाए। ये सब क्या है, तो सूखे से बचने के लिए उपाय हैं। इसके अलावा कह रहा है नदियों को जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का भी क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार, सूखे से लड़ने के लिए दीर्घकालिक उपाय, वर्षा जल संलग्न सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये तो रहा सूखे से बचाव के लिए उपाय क्या क्या किया सकता है और सूखे का क्या प्रभाव रहा। कह रहा है फ्रेंड्स, अपने आसपास मतलब पास पड़ोस में छत से वर्षा जल का संलग्न करने के तरीके समझे और उन्हें ज़्यादा कारगर बनाने के उपाय सुझाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संलग्न है, संलग्न का मतलब क्या हो गया, भंडारण एक तरह से कहा जाए। आप वर्षा जल को क्या कर सकते हैं, अपने छत पर कोई बड़ा सा टैंक बना करके वर्षा के जल को क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं और फिर इसको सिंचाई के काम में या पीने के काम में प्रयोग कर सकते हैं। सूखा के बाद भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है, क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिनमें चट्टानें क्या होती हैं, समूह खिसककर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन जो है भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या पता गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुमेय तथा बृहत स्तर पर दीर्घ एवं प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल है अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। अब भूस्खलन को परिभाषित करना और इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों और इसकी बारंबारता और इसके घटने की प्रभावित करने वाले कारकों जैसे क्या है, भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। एक बात यहाँ हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, भूस्खलन होता क्या है। ये आप सामने दृश्य देख सकते हैं, जैसे ये एक पहाड़ी है, पठार है। अब इस पर जो ये मलबा है जो है, ये वर्षा के जल की वजह से या भूकंप आने की वजह से या ज्वालामुखी फटने से क्या होगा, ये खिसक जाए, खिसक करके कहाँ आ जाए, इस क्षेत्र में आ जाए। तो यही खिसक करके गिरने को हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। भू माने पृथ्वी कहिए एक तरह से, और उसका क्या हो जाए, स्खलन हो जाए, मतलब स्थान परिवर्तित हो जाए। यानी ये कहाँ, ऊपर से नीचे सपाट ढाल के कारण जो है, इनमें जो कारक हैं वो क्या हैं, ढाल है, भूमि की बनावट है और वनस्पतियों का आवरण अगर नहीं है या मानव क्रियाकलाप कर रहा है तो ये सब चीज़ें घटित होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र कौन सा है, मतलब ज़्यादा अस्थिर कौन सा है। मतलब ज़्यादा भूकंप, जैसे हमने पढ़ा कि अत्यधिक जो है सूखा कहाँ है, उसी तरह से अत्यधिक जो है भूस्खलन कहाँ, किस क्षेत्र में आता है। तो इसमें है हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएँ, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट। पता ही आपको कि ये भारत है तो ये पश्चिमी घाट जो है क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, तो यहाँ पे होगा। नीलगिरी में अधिक वर्षा, यहाँ पे ये नीलगिरी क्षेत्र है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत है। तो यहाँ भी क्या है, अत्यधिक वर्षा के कारण जो है भूस्खलन होता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आपका जो है, जो 7 सिस्टर्स राज्य आ जाएंगे, असम का, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय वाले क्षेत्र आ जाते हैं। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्र, जिसमें जैसे सड़क बन रहा है, बांध का निर्माण हो रहा है, इन जगहों पे अत्यधिक भूस्खलन आते हैं या अत्यधिक भूस्खलन होता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक के बाद से देख लेते हैं अधिक जो है कहाँ पे ये है भूस्खलन। तो अधिक भूस्खलन जो है जिन क्षेत्रों में है,
उन क्षेत्रों में कह रहा है सुविधा क्षेत्रों में मिलती जुलती परिस्थितियाँ हैं, दोनों में हैं। अंतर है भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता, बारंबारता का। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य जो है, जैसे उत्तरी पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में क्या है, शामिल हैं। इसके अलावा मध्यम और कम जो सुविधा क्षेत्र हैं, इसमें है पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश में स्पीति है, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खाद्यान्नों और भूमि धंसने से भी क्या होता है, भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग ज़िले को छोड़ करके, असम में जो है कार्बी अनलोंग को छोड़ करके, और दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र क्या है, भूस्खलन युक्त हैं। मतलब इन क्षेत्रों में क्या होता है, भूस्खलन ना के बराबर है या है ही नहीं। अब भूस्खलन से क्या परिणाम होते हैं, तो भूस्खलन का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, जैसे मान लीजिए भूस्खलन हो गया तो क्या होगा, कोई सड़क जा रही है तो उसके मार्ग में क्या होगा, अवरोध हो जाएगा। रेल की पटरी है तो टूट जाती है। जल वाहिकाओं में क्या होता है, चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुई नदी रास्तों में क्या बदलाव ला सकते हैं, जो बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। निवारण देख लेते हैं, क्या निवारण है। तो भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। मतलब सड़क काम या निर्माण काम न हो इन सब तरह के क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे क्या है, बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा, जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक हैं। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, भूस्खलन में कमी आएगी या उसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। अब आपदा प्रबंधन, तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये सब प्राकृतिक आपदा थे। अब इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब मैनेजिंग इसको कैसे कर सकते हैं, यानी एक तरह से कहा जाए तो हम इस आपदा को कैसे रोकथाम के लिए उपाय कर सकते हैं। कह रहा है भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण और वायु को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। कह रहा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों में तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधा अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो अब कह रहा है कि ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक एवं मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारी करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं, मतलब इन आपदाओं से हम कैसे अपने आप को रोक सकते हैं, इनका बचाव कैसे कर सकते हैं, उनके 3 जो हैं अवस्थाएं। पहला क्या है, आपदा से पहले क्या करना चाहिए, तो आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाकर तैयारी रखना और बचाव का उपाय करना। आपदा के समय में क्या करना चाहिए, युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य, जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल का निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई की आपूर्ति। आपदा के पश्चात क्या करना चाहिए, तो प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद है,
इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन कब हुआ था? 2005, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो आपने पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है? असम में आती है। इसके बाद नंबर जो है पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश में तो नगर निगम। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें असम। दूसरा है उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये है फ्रेंड्स पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तरांचल का एक ज़िला है जहाँ 1998 में 1998 में क्या हुआ था? बाढ़ जो है भूस्खलन हुआ था, जिसमें लगभग 221 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कह रहा है इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो देखिए, सर्दी के महीनों में तमिलनाडु जो है ये लौटते मानसून से यहाँ क्या होती है? बारिश होती है, जिसकी वजह से कभी कभी बाढ़ आ जाती है। इनमें से किस नदी में मजौली नदी द्वीप स्थित है? तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है? मजौली नदी द्वीप है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और अब तो जो है मजौली को जिला भी घोषित कर दिया गया है। कह रहा बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो फ्रेंड्स, ये बर्फानी क्या है? वायुमंडलीय तूफान है। ठीक है, नीचे जो है प्रश्नों को आप 30 शब्दों में देना है, आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूरतमंदों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।